आओ सुनाऊं कहानी। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूलें। आप सही कह रहे हैं। देखता हूँ किसी को। मैंने कालिंदी से कह दिया है कि आशीष को यहीं रहने दे। बच्चों के साथ पढ़ेगा लिखेगा कुछ। वहाँ दुलार से बिगड़ रहा है और अभी वो लोग थोड़े परेशान भी हैं। क्या पहले ही हम लोग इतने परेशान हैं, ऊपर से उसका बेटा। नहीं बाबूजी, मेरे बच्चे भी बिगड़ जाएंगे और कौन देखभाल करेगा उसकी। पैसे रुपये का खर्च भी बढ़ेगा सो अलग। पैसे रुपये मैं दूंगा बस, और सब देख लो। आखिर वो बहन है तुम्हारी, बड़े भाई का कर्तव्य होता है कुछ। अब समझ में आ रहा है कि मैं बड़ा भाई हूँ। जब ब्याह के लिए रोका था और दूसरे ब्याह का बोला था, तब दुश्मन लगा था मैं। आज वो खुद जिम्मेदार है अपनी परिस्थितियों के लिए। अब पीछे की बातों को दोहराने से क्या फायदा। आगे के लिए अब सोचना है। मैं ठीक रहता तो कुछ न कुछ करता ही, लेकिन अब सब तुम पर है बेटा। बाबूजी, मुझे अमिता से पूछना होगा। वो भी सदस्य है इस घर की, उसकी जिम्मेदारी बढ़ेगी तो क्या पता उसे कैसा लगे। तो तुम अपनी बहन के लिए उससे पूछोगे। ये मत भूलो सुंदर, इस घर पैसे पर कालिंदी का भी बराबर हक है। आप व्यर्थ गुस्सा हो रहे हैं। अमिता मना नहीं करेगी, लेकिन उसे पता तो होना चाहिए ना। सुंदर बलबीर सिंह की धमकी से थोड़ा नरम पड़ गया। सुंदर की पत्नी तैयार तो हो गई, पर इस शर्त रख दी कि कालिंदी भी यहीं रहे। कालिंदी के रहने से मुफ्त की नौकरानी मिल जाती। ये चालाकी बलबीर सिंह की समझ में ना आई। वो इसे लगाव समझकर खुश हुए। इधर रविशंकर के पास खबर आई कि बलबीर सिंह जब तक जिएंगे कालिंदी को यहीं रहने दिया जाए। सास ने सोचा, मैं बीमार हूँ, मणिदास भी काम नहीं कर पाते, कमाई भी पहले से कम है। अच्छा है कालिंदी वहाँ रहेगी तो कम से कम 3 प्राणी का खर्च कम होगा। रविशंकर का तो आर्थिक आधार ही नहीं था। क्या कहता कालिंदी वहाँ नौकरों की तरह खटती। 8 लोगों का खाना बनाना, बर्तन धोना, कपड़े धोना, सब उसके जिम्मे आ गया। अमिता को बना बनाया टिफिन मिल जाता, लेकर चल देती। सुंदर 2 महीने बाद बाहर चला गया और बलबीर सिंह दिन प्रतिदिन कमजोर होते गए। कालिंदी को यहाँ खट्टे देख उन्हें कभी अपने फैसले पर अफसोस होता, कभी सोचते वहाँ भी कहाँ सुखी थी कालिंदी। इधर रविशंकर दुकान से जो कमाता कुछ घर खर्च चलता और बाकी पी कर उड़ाता। और भी निश्चिंत हो गया घर की तरफ से। माँ का इलाज पहले से रखे पैसों से किसी तरह चलता रहा। नमता की शादी के लिए रखे पैसे भी खर्च हो गए। पास में बने अपने नए घर में सभी लोग रहने लगे। किराए का घर मकान मालिक को वापस किया तो 50,000 रुपये मिले। वो भी पोस्ट ऑफिस में जमा करा दिए, मणिदास की पत्नी ने नमता के नाम से। जीत शंकर ने कहीं काम पकड़ लिया था तो उसके ब्याह की भी अब बात आने लगी थी। एक जगह तय कर आनंद फानंद में शादी हुई। उसकी पत्नी बड़ी कर्मठ थी, उसने घर संभाल लिया। कालिंदी शादी में आई और फिर चली गई। परंतु जीत शंकर की पत्नी अपनी माँ की इकलौती बेटी थी। पिता नहीं थे, इसीलिए ज्यादा मैं अपनी माँ के पास ही रहती, मायके जाकर। घर में किसी भी सदस्य की स्थिति ठीक नहीं थी। जीत शंकर भी भाई की तरह शराब पीने लगा था। घर में अब झगड़े भी होने लगे। इस सब के ऊपर मणिदास ने कहा दोनों भाई अलग हो जाओ। दुकान बेच दी और पैसे कुछ रख कर दोनों में बांट दिए। उसके सारे पैसे भी घर खर्च और इलाज में निकलते गए। कर्ज भी काफी हो गया। इधर कालिंदी के पिता बलबीर सिंह एक रात सोए तो सुबह उठ नहीं सके। रोना पीटना मच गया। कालिंदी का तो रो रो कर बुरा हाल था। अब माय का खत्म ही लग रहा था उसे। सब कुछ उसका खत्म सा हो गया। अंतिम क्रिया में सब लोग कलकत्ता से पहुंचे। कालिंदी अपना दुख किससे कहती, कोई समझता भी नहीं, और हो सकता है मायके का मजाक भी बनता। एक औरत 2 कुलों के मान सम्मान बचाने में पिसकर रह जाती है। खैर, सब कुछ सामान्य होने के बाद सास ने कहा, मैं कुछ दिनों की मेहमान हूँ, अब तुम्हारे बाबूजी भी नहीं रहे, चलो अपना घर संभालो। जीत पहले ही अलग हो गया है हम सब से। कालिंदी की तैयारी देख सुंदर भड़क उठा। दोनों पति पत्नी ने पूरा जोर दिया कि कालिंदी यहीं रहे। आखिर बच्चों की पढ़ाई का वास्ता देकर रोकने में कामयाब हो गया सुंदर। सबके जाने के बाद कालिंदी उखड़ी उखड़ी और उदास रहने लगी। सुंदर ने एक दिन पूछा तो उसने ससुराल का सब हाल बता दिया। वो बोला, रविशंकर को बुला लो, यही नौकरी लगवा दूंगा। कालिंदी ने खबर दी। माँ क्या बोलती। पैसा जरूरत से बढ़कर जिंदगी बन चुका था उसके लिए, पर मणिदास का मन नहीं था। बेरोजगार बेटे के छाती पर बैठने से अच्छा था दूर जाकर कोई रोजगार या नौकरी करे। रविशंकर जौनपुर आया, वहीं प्राइवेट कंपनी में उसकी नौकरी लगवा दी सुंदर ने।
फिर से कुछ कुछ ठीक होने लगा सब। हालांकि कालिंदी की स्थिति में विशेष सुधार नहीं हुआ। रविशंकर भी पहले की तरह कालिंदी से लगाव नहीं रखता था। कालिंदी भी अब पहले से शांत न रही। घरेलू काम और आर्थिक तंगी तो थी ही, ऊपर से रविशंकर का यहाँ आना उसे पसंद नहीं आया था। किसी किसी बात पर विवाद हो ही जाता और सब कालिंदी को ही चुप कराते। कमजोर पर सबका वश चलता है। इधर मणिदास की पत्नी की हालत ज्यादा खराब होती गई। बेचारी नमता सेवा और घर संभालते संभालते समय से पहले बड़ी हो गई थी। उसे अब माँ की बेहद चिंता होने लगी। उसने रविशंकर को खबर दी। रविशंकर पूरे 1 साल बाद अपने घर लौटा। रविशंकर के साथ कालिंदी और बच्चे भी आए। उसने कई जगह दौड़ धूप की पर नौकरी नहीं मिली और इलाज में पैसे भी खत्म हो चुके थे। मणिदास ने सिफारिश करके एक जगह रविशंकर की नौकरी लगवा दी। कुछ दिनों पश्चात मणिदास की पत्नी चल बसी। घर में इतने पैसे ना थे कि अंतिम संस्कार हो सके। मणिदास की पत्नी जहाँ नौकरी करती थी वहीं से कुछ पैसे मिल गए। कुछ रिश्तेदारों और पड़ोसियों ने भी दिए। तब जाकर अंतिम संस्कार संपन्न हुआ। अब कालिंदी पर सारे घर का दायित्व था, लेकिन वो घरेलू कामकाज चाहे जितना कर ले, दायित्व संभालने की क्षमता उसमें ना थी। वो ब्याह के समय अबोध थी, पर 2 बच्चों के होने और इतनी सारी परिस्थितियों को झेलने के बाद भी इस मामले में अबोध ही रही। सब लोग उसे अब कम बुद्धि समझते। कभी कभी जब वो ज्ञान की बातें कर बैठती तो लोग आश्चर्य से उसका मुंह देखते। 2 साल बाद मणिदास भी चल बसे। नमता की शादी कैसे होगी, अब पड़ोस में यही चर्चा का विषय था। पहले तो रविशंकर जीत शंकर से इसके लिए बोला, पर जीत शंकर ने साफ कह दिया कि माँ के सारे पैसे और जेवर तुम लोगों ने रखे हैं, इसीलिए ब्याह का दायित्व भी तुम ही लोगों का है। इसी वाद विवाद के मध्य 1 साल और निकल गया। मरने के पहले मणिदास की पत्नी ने अपने किसी रिश्तेदार से नमता की चर्चा की थी। यह बात रविशंकर को याद आई। वो एक दिन उनके यहाँ जा पहुंचा। भैया, माँ ने नमता के लिए कोई लड़का देखने को कहा था। हाँ, वो तो देखा था पर पसंद नहीं आया, क्योंकि लड़के के माँ बाप नहीं हैं और लड़का मुंबई में अकेले रहता है, वहीं काम करता है। गांव पर उसके खेत जमीन पर सब हिस्सेदार लोग कब्जा कर बैठे हैं। पता नहीं उसको वो मिलेगा भी या नहीं, इसलिए चाची ने मना कर दिया था। बलदेव प्रसाद ने कहा, माँ तो ऐसे ही काट छाट करती थी, नमता के लिए ठीक रहेगा। माँ बाप नहीं है तो और भी अच्छा है नमता के लिए, पूरे घर की मालकिन रहेगी, स्वतंत्र भी। गांव के खेत जमीन से हमारा ही क्या गुजारा होता है, साल में थोड़ा बहुत अनाज और पैसा मिल जाता है, और क्या। आप बात चलाइए, मैं तैयार हूँ नमता के ब्याह के लिए। रविशंकर को तो पल्ला झाड़ना था। बहन को लेकर अक्सर लोग पूछने लगते थे, आखिर कितने दिन बहाना बनाता। ठीक है, बात चलाऊंगा फिर से, देखो क्या होता है। रविशंकर से बात होने के बाद बलदेव प्रसाद ने लड़के से बात की। उसने कहा कि लड़की देखने के बाद ही वो हाँ या ना करेगा। रविशंकर नहीं चाहता था कि नमता को दिखाया जाए, पर मरता क्या ना करता। खूब सजा धजा कर दिखाया गया नमता को, और कालिंदी के भाई सुंदर ने पैसे रुपये का लालच भी दे दिया। झटपट ब्याह तय हो गया। सुंदर ने लालच तो दे दिया, पर दहेज के 2 लाख रुपए रविशंकर कहाँ से लाता। सुंदर से कर्ज के तौर पर लेना पड़ा और नमता का ब्याह हुआ। कालिंदी खुश थी कि एक जिम्मेदारी खत्म हुई। रविशंकर ने भी राहत की सांस ली। अभी तक मणिदास नमता के कारण रविशंकर थोड़ा अदब से रहता आया था। दोनों के जाने के बाद एक छत्र राज्य हो गया उसका घर में। जो भी कमाता घर के राशन पानी और बच्चों पर खर्च के अलावा बचाकर पीने में उड़ा देता। कालिंदी यह देख परेशान हो गई। रोकने का प्रयास करती तो कलह होता। नौबत यहाँ तक आ गई कि मारपीट भी होने लगी। नशे में इंसान को शैतान बनते देर नहीं लगती है। नमता जब पहली बार मायके आई तो उसने भाई को समझाया, पर नशे की लत जिसे हो वह कितना भी समझदार हो, संयम नहीं रख पाता। कालिंदी ने एक दिन तंग आकर फांसी लगाने का प्रयास किया, लेकिन पड़ोसियों ने बचा लिया। गली मोहल्ले में चर्चा होने लगी। घर की जो इज्जत मणिदास और उनकी पत्नी ने अपना सब कुछ दांव पर लगाकर बचाई थी, अब वही सरेआम नीलाम होने लगी थी। नमता से यह सब सहन नहीं हो रहा था। भाई को ना समझा सकी तो कालिंदी को ही समझाया कि भैया से लड़कर नहीं, प्यार से नशा छुड़वाने की कोशिश करो। मगर कालिंदी अब उग्र हो चुकी थी। वो चाहकर भी प्यार से नहीं बोल पाती थी रविशंकर से। रविशंकर भी तो उसका उपयोग मात्र ही करता आया था। मान सम्मान के शुरू में किए गए वादे खोखले साबित हो रहे थे। प्रेम तरंगे जो उठी थी वो संसार की जिम्मेदारियों तलक आते आते काफूर हो चुकी थी।
कालिंदी भी पहले से नहीं रह गई। बुद्धि की परिपक्वता नहीं आई थी, परंतु उम्र 40 के पार हो चुकी थी। बच्चे बड़े हो गए थे। जब कालिंदी ससुराल आई थी तो पूरे 17 साल की भी नहीं थी। 18 साल भी न बीता और आशीष हो गया। आशीष 21 पार कर चुका था और पढ़ाई पैसों की किल्लत से छुट चुकी थी। ड्राइविंग सीखकर एक छोटी भाड़े की गाड़ी चलाकर कुछ कमाने लगा था और सोनम भी 20 के करीब हो चुकी थी। उसकी शादी की चिंता भी कालिंदी को घेरने लगी थी। रविशंकर तो परिवार में नाम मात्र ही रह गया था। नौकरी से आता कि एक दो लोगों से कभी कभार बातें करता, घर में खाता और शराब पीकर सो जाता। कालिंदी को कुछ कहने सुनने का अवसर ही नहीं मिलता। जब कभी अवसर मिलता भी तो दोनों में लड़ाई ही होती अक्सर। सुंदर बीच बीच में फोन पर खबर लेता। उसने नम्रता की शादी में दिए पैसे की मांग भी शुरू कर दी। कालिंदी रविशंकर से तो कर्ज चुकाने के लिए लड़ती, लेकिन भाई के सामने उसकी लाचारी व्यक्त करती। रोती धोती आर्थिक तंगी का बखान कर डालती। एक बार सुंदर ने कालिंदी को मायके बुलाया तो बाबूजी के सारे पैसे हस्ताक्षर कर उतरवा लिए। भोली कालिंदी नहीं समझ पाई और आशीष समझ गया था, लेकिन मामा को बोलता क्या। कलकत्ता आने के बाद उसने बताया कि उसके भाई ने 50,000 रुपये के 2 फिक्स्ड जो उसके नाम थे निकाल लिए हैं, उससे हस्ताक्षर करा के। संयोग से सुंदर ने फिर तकादा किया तो कालिंदी ने कह दिया कि मेरा 1 लाख तो आपने ले ही लिए हैं, अब 1 लाख माँ ने जो हार मेरे लिए रखा था उसे बेचकर वसूल लीजिए। अच्छा, तो तू अब दिमाग भी चलाने लगी है, सुंदर चिढ़कर बोला। नहीं भैया, वो तो आशीष ने बताया तब मुझे पता चला। आप पर तो मैं बहुत विश्वास करती हूँ, कभी सोचा भी नहीं था कि आप मेरे साथ ऐसा करेंगे। मैं तुझे बेईमान दिखता हूँ, भूल गई नम्रता के ब्याह में रो रो कर पैसे मांग रही थी। पैसा रुपया या मदद अपने लोगों से ही मांगा जाता है भैया, और फिर कर्ज मांगा था। आप जानते हुए भी पैसा चुकाने का दबाव बना रहे हैं तो मैं क्या करूं? कहाँ से लाऊं? आशीष के कमाने से घर की हालत में थोड़ा सुधार हुआ है। सोचा था धीरे धीरे चुका दूंगी, लेकिन क्या, अब तो आपने सब ले ही लिया है। कालिंदी तू अपना हिस्सा मांग रही है। सुंदर तमतमा गया। नहीं, बस एक बार और मदद चाहिए। अगर आप करेंगी तो सोनम का उद्धार हो जाएगा। पहले का हिसाब किताब बराबर कर दिया, अब नया हिसाब चालू करना चाहती हो। आपके सिवा कौन है भैया मेरा? बिटिया का ब्याह कराना पुण्य का काम है। आपकी बेटी नहीं, सोनम को ही बेटी समझकर मदद कर देना। कालिंदी सुंदर की बातों का भी कभी बुरा नहीं मानती थी। कभी बुरा लग भी जाता तो जाहिर नहीं करती थी। सुंदर यहीं अपनी बहन से हार जाता था। ना चाहते हुए भी अंदर का स्नेह उमड़ आता था। तो चाहती सोनम का ब्याह करा दूं, फिर बाद में कहेगी कि तुम्हारी भी तो बेटी थी। ये चालाकी खूब है कालिंदी, शांत स्वर में ही बोला सुंदर। अरे नहीं भैया, हंसते हुए बोली कालिंदी, आप भी तो मामा हैं, 2 माँ आप में हैं। अपनी भागिनी की शादी करा दोगे तो पाप नहीं लगेगा। ठीक है, पर तू कलकत्ता वाली हो गई है अब। इसी तरह कुछ देर भाई बहन बातें करते रहे। सुंदर की पत्नी नहीं चाहती थी कि सुंदर किसी भी प्रकार की मदद करे अपनी बहन की, लेकिन सुंदर शुरू से तेज तर्रार था, किसी की सुनता नहीं था। तो अक्खर, लेकिन बहन को उसके भोलेपन के कारण मानता भी था। खैर, सोनम की शादी भी हो गई। सारा इंतजाम सुंदर ने किया। कालिंदी खुश थी। रविशंकर को लेकिन खूब जलील किया सुंदर ने, और उसे अपने पैसे भी चुकाने की हिदायत दे गया। सुंदर के जाने के बाद घर में कालिंदी, रविशंकर और आशीष रह गए। आशीष के ब्याह का एक रिश्ता आया तो सुंदर ने यह कहकर ठुकरा दिया कि लड़का नालायक है, ड्राइवरी में जो कमाता है पीकर उड़ा देता है। रिश्ते पड़ोस में यह बात फैलते देर न लगी। उड़ते उड़ते यह खबर आशीष के कान में आई। घर आते ही वो सीधे कालिंदी से पूछ बैठा। कालिंदी को तो यह मालूम भी नहीं था। रविशंकर जब रात घर आया तो कालिंदी से उसने पूछा, आशीष के रिश्ते को तोड़ना ही था तो ये कहकर तोड़ देती कि अभी ब्याह नहीं करेगा। ये क्यों कहा कि नालायक है, पियक्कड़ है। कालिंदी खाना परोस कर आगे रखते हुए बोली, तुम लोग मुझे चैन से जीने नहीं दोगे। अभी तक तो पैसा रुपया लेकर लड़ाई करती थी, अब शादी को लेकर। तो ये क्या तुमने ठीक किया? कोई अपने बच्चे की इस तरह बुराई करता है? तुम ही बोलो। चुपचाप खाने दे, नहीं तो क्या मारोगे मुझे यही ना? खाने की थाली घुमाकर फेंकते हुए रविशंकर बोला, दोनों माँ बेटा मिलकर मुझे मार डालो, चैन से खाना भी नहीं खाने देते। दिन भर मेहनत करो और घर में आओ तो किटकिट, तंग आ गया हूँ। खाना क्यों फेंक दिया? इसे बनाने में भी मेहनत लगती है।
मैं भी दिन भर खटती हूँ, बर्तन चौका, झाड़ू पोछा, कपड़ा लत्ता, सारे दिन फुर्सत नहीं रहती मुझको भी। तेरी कमाई का नहीं फेंका खाना, ना तेरे भाई की कमाई का है समझी, पर तेरे बेटे की कमाई भी लगी है इसमें। अच्छा, तो तू अब बेटे वाली हो गई अब। कहते हुए तो थप्पड़ लगा दिए रविशंकर ने। कालिंदी रोती रही। आशीष जब घर आया तो उसे सब पता चला और वो क्रोधित हो उठा। रात बहुत हो गई थी, इसीलिए कुछ बोला नहीं, लेकिन अगले दिन सीधा आकर बोला, माँ पर हाथ क्यों उठाया? अब तक लिहाज से चुप था, पर अब नहीं। तो क्या करोगे? मारोगे मुझे? अपनी माँ को समझाओ, दिन रात किटकिट ना किया करे। पहले आप तो समझिए, बच्चों को पैदा कर छोड़ दिया, कोई जिम्मेदारी नहीं है। ना पढ़ाई लिखाई ही करा सके और ना ही शादी ब्याह। ओह, तो ये बात है। शादी की बहुत जल्दी है तुमको। घर टिकाना है कोई तुम्हारा? इसी कमाई पर शादी करोगे? घर टिकाना तो मैं ही करता, आपकी तरह बाप पर निर्भर नहीं रहता। दूसरी बात, मेरी कमाई से जब 2-3 लोग खा सकते हैं तो एक और आने से कम तो नहीं पड़ता ना। बहुत बोलने लगे हो, सब माँ की भाषा बोल रहे हो। माँ की भाषा नहीं, सही भाषा, जो आपको समझ में आती है। माँ की जिंदगी तो बर्बाद करके रख दिया आपने, और अब तानाशाह बने फिरते हैं। खुद को देखिए। गुस्से में आशीष बोल गया। जब से आई है, ना कहीं घूमने फिरने ले गए, ना शहर ही दिखाया, ना होटल में एक बार खाना खिलाया, ना मनपसंद कपड़े खरीद सकी, ना कभी कोई तोहफा ही ला कर दिया। उसके भोलेपन का खूब फायदा उठाया है आपने। क्या फायदा उठाया? क्या मैं गया था शादी करने, इसके बाबूजी आए थे मेरे दरवाजे, और दूसरी शादी हो रही थी तो यही उतावली थी यहाँ आने को, चिट्ठी पर चिट्ठी लिखकर भेजती थी। रविशंकर ने कालिंदी का ही नहीं, उसके मायके का भी अपमान कर दिया। कालिंदी रह ना सकी, बोली, पता होता कि तुम्हारे जैसा निर्लज आदमी मिलेगा तो कतई ना आती। तुमसे बेहतर तो वो क्लर्क होता जो महीने की कमाई से सुखी तो रखता। यहाँ आकर पति के जगह सास ससुर के भरोसे ही रह। क्या मिला? रूप रंग भी नहीं था, कोई एहसान नहीं किया मुझ पर, उल्टे मेरी जिंदगी को नरक बना दिया। चेहरा ही भोला है, अंदर जहर भरा पड़ा है। बात बात में दोष जमाती हो मायके का, जैसी तू वैसा तेरा भाई। रविशंकर के पास कोई तर्क ना होता तो हमेशा उसे मायके का ताना देता। कहीं ना कहीं अपने को अंदर से निम्न समझता था। जबकि सुंदर ने कालिंदी से चाहे जो कहा हो, रविशंकर को ज्यादा नहीं बोलता था। सोनम की शादी में ही बोला था उसको, उसके निठल्लेपन पर। आखिर पिता की भी जिम्मेदारी होती है। सुंदर को समझ नहीं आता था आखिर कमाकर रविशंकर करता क्या है। घर में चावल दाल और आटा के सिवा कुछ नहीं देता। बिजली बिल, गैस, सब्जी भाजी, मसाला, दूध इत्यादि ऊपरी खर्च सब आशीष ही कर देता है। तो क्या रविशंकर की कमाई आशीष से भी कम है? सुंदर और कालिंदी फोन पर इन्हीं बातों का जिक्र करते। सुंदर पूछता और कालिंदी कहती कि वो खुद पूछे रविशंकर से, इससे थोड़ा डर भी बना रहेगा। सुंदर समझदार था, सोचता कहीं उसकी इज्जत भी ना उतार दे रविशंकर, फिर रिश्ता ही खत्म हो जाएगा। मेरी बहन मर भी गई तो पता ना चलेगा। रविशंकर का क्या भरोसा, गला ही दबा दे तो पता ना चले। किसी को शुरू से उसे रविशंकर पर कभी भी भरोसा नहीं था। एक पीड़ित नारी अपनी व्यथा किससे कहती? बेटे से कहती, कुछ तो बाप से सवाल करता। घर में शोर शराबा होता और बात पड़ोसियों तक जाती, सब मजाक उड़ाते। भाई से कहती तो वो उसे ही हौसला रखने और रविशंकर को समझाने की बात कहता। आखिर किससे कहती? ननद से कहती तो वो भाई को दोष तो देती, लेकिन सबके पीछे कालिंदी को जिम्मेदार ठहराती कि उसने ही शुरू से रविशंकर पर लगाम नहीं कसी, प्रेम दीवानी बनी घूमती फिरती थी। अब लो प्रेम का मजा। गांव की सहेलियां तो ना जाने कब की छूट गई थी, किसी से संपर्क नहीं रहा। घर भी ऐसा था कि चाहती भी तो किसी को बुला ना पाती। एक दिन रविशंकर के कपड़े साफ करते समय उसकी पैंट की जेब से एक रुमाल मिला जो किसी महिला या लड़की का था, क्योंकि आकार में छोटा और लिपस्टिक के दाग थे उस पर। कालिंदी ने कपड़े तो साफ किए, पर यह देख शंकित हो गई। मन में कई विचार आने लगे और रुलाई भी। रोते रोते दिन गुजर गया। शाम हुई तो उसे खाना बनाने का मन ना हुआ, चुपचाप लेट गई। क्या बात है, आज भोजन हड़ताल है क्या? कालिंदी कुछ ना बोली। सोची हो सकता है जहाँ काम करता है रविशंकर वहीं किसी महिला ग्राहक का छूट गया हो शायद। अभी भी अपने मन को समझाने में लगी थी। कुछ बोलती क्यों नहीं? महारानी की तरह लेटे रहने का क्या मतलब? रविशंकर फिर बोला, तुमसे मतलब? मैं कुछ नहीं करती दिन भर तो तुम ही पका खा लो।
भूख लगती है तो खाना भी बनाना सीखो। तो तू क्या महारानी बनने के लिए है? हाँ थी तो महारानी, पर बन गई नौकरानी। कोई ज़रूरत नहीं मेरी, बस मेरे काम चाहिए सबको। कौन सा बड़ा काम करती है? मैं भी खटता हूँ बाहर, तब जाकर 2 पैसे आते हैं। अच्छा, खटते हो, कहीं डबल ड्यूटी तो नहीं कर रहे? रुमाल दिखाते हुए कालिंदी ने कहा। अरे ये तो स्वर्णा मैडम का है, तेरे पास कहाँ से आया? मैं तो तुम्हारे ऑफिस गई नहीं, कोई यहाँ आता नहीं और इसके पैर भी नहीं। फिर तुम्हारी पैंट के जेब में से ही मिला होगा। हो सकता है गलती से आ गया होगा। ये मुझे दे दो, कल लौटा दूंगा उनको। अच्छा, तो ये भी मालूम है कि ये स्वर्णा मैडम का है? वाह, खूब, व्यंग्यात्मक लहजे में बोली कालिंदी। उनके हाथ में देखा था इसीलिए। पर तू ज़्यादा बोल रही है, अपने हद में रहना सीख। हद में तो तुम नहीं हो। सोचा, कालिंदी ठहरी गवार, एक शहरी मैम से इश्क कर मौज करूंगा। पागल हो गई है, वो मालकिन लगेगी। मालकिन की बेटी है, वो भी विधवा। बस सहानुभूति होती है, बेचारी कम उम्र में ही विधवा हो गई, एक बेटी भी है उसकी। ओ तो पूरी कथा मालूम है, सहानुभूति भी है, वाह, तो रास्ता भी साफ। कालिंदी बोलते हुए जोरदार थप्पड़ जड़ दी रविशंकर ने। कालिंदी और उग्र हो उठी। इतने सालों से लड़ते समय भी जोर से ना बोलती कि लोग क्या कहेंगे, पर आज वो जोर जोर से चीखते हुए बोली, और मारो, आज मेरा किस्सा ही खत्म कर दो, तुम्हारे रास्ते का कांटा साफ हो जाएगा। इतने दिनों से तुम्हारी बेरुखी देख समझती थी कि काम का बोझ है, शराब पीना देख सोचती थी कि पैसे की तंगी है इसलिए तनाव है, पर आज समझी कि यहाँ माजरा ही कुछ और है। चुप हो जा कालिंदी, नहीं तो घर छोड़कर चला जाऊंगा। रविशंकर को बेइज्जती महसूस होने लगी, क्योंकि बात चरित्र की थी और घर के बाहर तक जा रही थी। चले जाओ, धमकी मत दो, वैसे भी तुमसे क्या सुख मिला है मुझे? न मन का, न धन का और न ही तन का। जाओ, जाकर अपनी मैडम के साथ रहो। इतने में आशीष आ गया। घर से शोरगुल की आवाज बाहर तक आ रही थी। वो समझ गया रविशंकर ने फिर कुछ किया होगा। कुछ देर बाहर ही खड़ा रहा, फिर बात समझ आते ही घर में घुसा। रविशंकर भी चुप हो गया उसे देखते, क्योंकि वो जानता था आशीष कभी उसका साथ नहीं देगा। खाना नहीं बना देख आशीष वापस गया और होटल से रोटी तड़कादार खरीद लाया। रविशंकर चुपचाप खाकर सो गया। आशीष भी थका मांदा था, नींद आ गई, लेकिन कालिंदी की आंखों में नींद ही नहीं थी। कालिंदी को ब्याह के बाद ना तो अच्छा घर मिला, ना वर, फिर भी प्रसन्न रहती, क्योंकि सबका स्नेह मिलता था। बस इसी स्नेह के धागे से वो बनकर हर तकलीफ भुलाती रही। दोनों बच्चे होने के बाद ज़्यादा कुछ सोचने की भी फुर्सत नहीं थी। बस कभी कभार पैसों की कमी महसूस करती, वो भी ज़रूरत के समय। आज यह सब इस घटना के आगे मामूली लग रहा था। रविशंकर शराब पीने लगा, फिर भी इतना दुख नहीं हुआ जितना आज वह दुखी थी। वह मन को बार बार समझाती कि यह सब वहम है, झूठ भी हो सकता है, परंतु वही मन अगले क्षण रविशंकर की दिन प्रतिदिन की हरकतों से सच का मोहर लगा देता। रविशंकर में कोई बदलाव नहीं आया। एक दिन कालिंदी आशीष के साथ अचानक उसके ऑफिस जा पहुंची। बाहर से अंदर का सारा दृश्य दिख रहा था। साड़ी प्रिंट होने का कारखाना या रविशंकर के मालकिन का, और ऑफिस में सिर्फ 5-6 लोग ही काम करते थे। रविशंकर एक सुंदर स्त्री के साथ सामने कुर्सी पर बैठा हंस हंस कर बातें कर रहा था। घर में बोहे चढ़ाए रखने वाला रविशंकर का एक अलग ही रूप कालिंदी और आशीष देख रहे थे। कांच के दरवाजे को खोलकर दोनों भीतर घुसे तो उन्हें देख रविशंकर चौंक पड़ा। अरे तुम लोग यहाँ? हाँ, हम बाजार आए थे तो सोचा आपसे मिलते चले, आशीष ने कहा। अच्छा बैठो, ऊपर से मुस्कुराते हुए बोला रविशंकर। ये मेरी पत्नी कालिंदी और बेटा आशीष। स्वर्णा उन्हें देखकर मुस्कुराई। मैं स्वर्णा हूँ, आप लोग जानते होंगे ही। हाँ, बहुत अच्छे से जानते हैं, आपको नहीं जानेंगे तो किसे जानेंगे? आप ही तो मालकिन हैं हमारी। इसका मतलब आपकी चर्चा अक्सर होती है ना वहाँ। रविशंकर ने बात को संभालते हुए कहा। एक स्त्री दूसरी स्त्री के हाव भाव से सहज ही अनुमान लगा लेती है कि बातों में क्या रहस्य छिपा हुआ है और किस तरफ इशारा किया जा रहा है। कालिंदी जी, आपके पति काम बहुत ईमानदारी से करते हैं। हाँ, देख रही हूँ। कालिंदी का वश चलता तो अभी ही हंगामा खड़ा कर देती, पर सभ्य लोगों के बीच सभ्यता से पेश आ रही थी। इनका काम क्या है? बस यहाँ बैठकर बातें करना? नहीं नहीं, पार्टी के पास जाते हैं बातचीत के लिए, ग्राहक ठीक करते हैं, हमारा माल सप्लाई होता है तो पैसे रुपए के लेन देन का भी काम करते हैं।
इतने में चाय नाश्ता आ गया। कालिंदी ने सिर्फ चाय पी। इतने में 7 साल की एक छोटी सी बच्ची पीछे के कैबिन से बाहर आई। अंकल चॉकलेट चाहिए, रविशंकर का पैंट खींचते हुए बोली। हाँ हाँ चलो। उसे लेकर रविशंकर चला गया। घर का सब्जी भाजी भी ला देते होंगे, आराम रहता होगा। कालिंदी मुस्कुरा कर बोली। नहीं नहीं, उसके लिए नौकर है। हाँ, कभी कभी कुछ खाने का मन होता हो तो पापा मंगवा लेते हैं रवि जी से। अच्छा अच्छा। इसी तरह बातों बातों में उसने रविशंकर के काम की जानकारी ली और घर आ गई। रविशंकर रात को तमतमाया हुआ आया और आशीष पर बरस पड़ा। मेरे पीछे जासूसी कर रहे हो तुम लोग। एक बात कान खोल कर सुन लो। अभी तक कहता रहा हूँ कि घर छोड़ दूंगा, लेकिन अब मैं सच में घर छोड़कर चला जाऊंगा। ये धमकी पुरानी हो गई है। वैसे भी आपके रहने या रहने से क्या फर्क पड़ेगा। अच्छा ये बात है, अभी ही चला जाता हूँ। रविशंकर जाने को उठ खड़ा हुआ। आशीष बच्चा है, उसकी बात का क्या बुरा मानते हैं। मैंने तो कुछ नहीं बोला ना। तू ही सब सिखाती है और इसे अपनी तरह ही बना रही है। तुम माँ बेटे के साथ बिल्कुल नहीं रह सकता मैं। छोड़ दे माँ, कहाँ जाएंगे, उसी मैडम के पास। बच्चे की ब्याह की उम्र में अपने इश्क को हवा दे रहे हैं। गर्म खून उबाल खाने लगा। कालिंदी आशीष को रोकती तो भी बवाल होता और रविशंकर रुकने वाला था भी नहीं जो उसे रोकती। जब 10 दिन तक रविशंकर घर नहीं आया तो पड़ोसियों के लिए यह चर्चा का विषय बन गया। सब कालिंदी को देख कानाफूसी करते रहते। कालिंदी को उनकी नजरें चुभती। एक दिन आशीष को समझा बुझा कर फिर ले गई रविशंकर के ऑफिस। वो वहाँ नहीं था, ना ही स्वर्णा थी। पता चला स्वर्णा घर पर है और रविशंकर भी वहीं है। पड़ोस की दुकान से उसके घर का पता लेकर वो दोनों स्वर्णा के घर गए। नौकर ने फ्लैट का दरवाज़ा खोला। कोई सामने दिखा नहीं तो उसने पूछा कि स्वर्णा मैडम कहाँ हैं। अपने कमरे में। आप कौन हैं? नौकर ने पूछा। मैं कालिंदी हूँ। मेरे पति रविशंकर उनके ऑफिस में काम करते हैं और ये मेरा बेटा आशीष है। ओह अच्छा, आइए। रविशंकर जी अंदर कमरे में हैं स्वर्णा मैडम के साथ। बैठिए, बुलाता हूँ। कालिंदी कमरे की बात सुनकर चौंक गई। तो बात यहाँ तक आ पहुँच गई है। छी छी। रविशंकर इतना गिर गया वो सोच भी नहीं पा रही थी। क्या ये वही रविशंकर है जो उसकी सुंदरता और व्यवहार की तारीफ करते ना थकता था। उसे ये भी ख्याल नहीं कि पत्नी है एक। खैर पत्नी छोड़ो, 2 बच्चे हैं जिसमें एक ब्याहता लड़की है, लड़का भी जवान। हो क्या गया है रविशंकर को? मैं किस बात पर अभिमान करूं, किस अधिकार पर रहूं? तो तुम लोग यहाँ भी आ पहुँच गए। चैन से नहीं रहने दोगे मुझे। ये तुम लोगों का घर नहीं है, जाओ यहाँ से। रविशंकर दोनों को देखते ही आग बबूला हो उठा। स्वर्णा बाहर नहीं आई। पापा आप घर चलिए, वहीं बात होगी। ये किसी और का घर है, हमारा नहीं। इसीलिए घरेलू बातें अपने घर पर ही हो तो अच्छा रहेगा। शांत स्वर में आशीष ने कहा। मैं घर छोड़ चुका हूँ, 2 टूक कह दिया रविशंकर ने। मैं क्या कुछ भी नहीं रही तुम्हारे लिए। सब कुछ छोड़कर तुम्हारे भरोसे ससुराल आई थी। तुम ही छोड़ दोगे तो मेरा क्या होगा? किसके घर लड़ाई झगड़े नहीं होते। बेटा है ना तुम्हारा, वही पूछेगा। सारा सुख दुख तुमसे है। तुम ऐसे नहीं छोड़ सकती मुझे, भैया से कहूँगी। कालिंदी को जब कुछ नहीं सूझता तो सुंदर का नाम लेती। रविशंकर और भी चिढ़ जाता। भैया भैया भैया, बहुत हो चुका। क्या कर लेगा तेरा भैया? पंचायत में पैसे के धौंस पर जीत ना सके तो अब क्या कर लेंगे? शर्म करो, तुम्हारी बहन बेटी सबका ब्याह भैया नहीं किया, नहीं तो कुंवारी रहती सब। आज तक कर्ज भी नहीं चुकाया तुमने। अब मुझे छोड़कर कर्ज से भी छुटकारा पा लेना चाहते हो। कितना कर्ज है रविशंकर? स्वर्णा पीछे से आते हुए बोली। 5 लाख। रविशंकर के बोलने से पहले कालिंदी बोली। मैं चुका दूंगी, पर एक शर्त है। स्वर्णा बोली। कैसी शर्त? कालिंदी ने पूछा। रविशंकर के काम में हस्तक्षेप नहीं करेगी। बोलो मंजूर है। मतलब समझी नहीं। मतलब रविशंकर 15 दिन बाद घर वापस जाएगा और उससे बर्ताव अच्छा हो सबका। आशीष की शादी वह तय नहीं करेगा। यह समस्या तुम लोग खुद ही सुलझाओगे। अच्छा, तो पैसे से खरीदना चाहती है मेरे पति को। आशीष का नहीं, अब तो उन्हीं का ब्याह रचाना होगा हम लोगों को। कालिंदी तीव्र हो उठी थी। क्यों क्यों नहीं खरीद सकती? तुम्हारा भाई भी तो बहन का सौदा करने को तैयार था, तो तुम भी हो तो उसी की बहन। पति का सौदा कर लो। मैडम आप हमारे घरेलू मामले में ना बोलो, इस बार आशीष ने कहा। बहुत देर तक वाद विवाद होता रहा। कालिंदी अड़ कर बैठ गई थी। स्वर्णा को लगा इज्जत का तमाशा न बन जाए।
उसने समझा बुझा कर रविशंकर को भेज दिया। कालिंदी सोच रही थी कि रविशंकर में ऐसा क्या देख लिया स्वर्णा ने, उसके लिए 5 लाख भी देने को तैयार हो गई। मैं भी क्या करूंगी ऐसे आदमी का, बस समाज में इज्जत रह जाए। लोग मुझे ही दोषी ठहराने लगे हैं बिना कारण जाने। तो मेरा सारा कर्म, सारा त्याग क्या बेकार गया। अब अफसोस होता है कि भैया की बात क्यों नहीं मानी थी। पता नहीं मेरी ही मति मारी गई थी, संस्कार के नाम पर कुर्बान हो गई। बच्चे ना होते तो मर गई होती कब की। फांसी का फंदा भी मेरे गले के ऊपर असर नहीं किया। सुंदर भैया भी मुझे दोष देती हैं। नमता भी, आशीष भी कहता है कि मैंने ज़्यादा छूट दे दी है उसके पापा को। सोनम भी हंसकर कहती है कि माँ तो पागल है, कुछ नहीं समझ पाती। सब अपनी दुनिया में खुश हैं। रविशंकर से सुख की उम्मीद नहीं रही, पर मैं क्या इतनी खराब हूँ कि किसी और के साथ उसे संबंध बनाना पड़े। घर में कैद होकर भी सोच आज़ाद रही, पर आज बाहर निकलकर देख रही हूँ कि मेरी सोच घर में कैद हो चुकी है। बस घर तक ही सोचती रह गई, किसके लिए जीऊँ। किसी को मेरी ज़रूरत नहीं रही। बेटे का क्या, आज वो अकेला है तो पूछ रहा है, कल पत्नी आ जाएगी तो वो भी शायद नहीं पूछेगा। न मेरा शरीर खटाने का महत्व रहा, न मायके से पैसे की इंतज़ाम करने का, ना ही मन से की गई सेवा और प्रेम का। क्या बचा सबके अनुसार ढलने के बाद भी। सभी जगह से अपमानित होती रही, एक पति के भरोसे पर थी, आज पति भी किसी के हाथ की कठपुतली बन चुका है। क्या आधार रहा मेरा। कुछ नहीं कालिंदी, तू बोझ हो चुकी है अब। कोई तेरा वजूद ही नहीं कालिंदी। तुझे लगता था तू सब कुछ झेल रही है, इस इंतज़ार में कि सब ठीक होगा, पर यहाँ तो सब तुझे झेल रहे हैं। रविशंकर को आज तो ले आई, कल फिर वही करेगा तो क्या करेगी। शराब की तरह यह भी नशा है, अब नहीं छूटेगा। छूटा भी तो विश्वास नहीं रहेगा। क्या ज़िंदगी रही है। मेरी ज़िंदगी ऐसी क्यों है। मैंने कौन से बुरे कर्म किए, क्या पाप किया, किसकी नज़र लग गई मेरे संसार पर। संसार में सुख ना हो पर तो आशा तो थी ही, पर अब तो कुछ भी नहीं रहा। सोचते सोचते कालिंदी अचानक बेहोश होकर गिर पड़ी। अस्पताल ले जाया गया। सिर पर भारी चोट से शरीर शून्य हो चुका था। अब वो केवल देख सकती थी, बोल नहीं सकती थी। डॉक्टर ने बताया किसी गहरे सदमे और चोट से उसकी स्थिति खराब हो चुकी है। कुछ दिनों या घंटों में कभी भी सांसें बंद हो सकती हैं। कौन समझ सका कि यह चोट शरीर पर नहीं मन पर लगी थी। आशीष बहुत रो रहा था। अब सब रविशंकर की बेरुखी को दोष देने लगे थे। सबसे धिक्कारे जाने के बाद उसे सब पुराने पल याद आने लगे। कालिंदी का निश्चल प्रेम, भोलापन, दुख में भी मस्त रहना, निश्चिंतता, पर देर हो चुकी थी। समय रहते समझ ना सका जिसे आज उसके लिए पश्चाताप से घिर रहा था। उसके स्नेह, कर्तव्य, निष्ठा को याद कर कालिंदी के पैर पर सर रखकर रोता रहा देर तक। सुंदर ने आकर उसे उठाया और कहा, बहुत देर कर दी तुमने रविशंकर, तुम कभी भी सुपात्र न बन सके, जबकि वो एक निष्ठा रही तुम्हारे लिए। सब कुछ दांव पर लगाकर वो तुम्हारे पास आई थी, तुम्हारी पत्नी बनकर। अब संसार से जा रही है पीड़िता बनकर। तुम अपराधी हो उसके, तुम तो माफ़ी के लायक भी नहीं। उसको छूने का भी अधिकार तुम खो चुके हो। उसे चैन से जीने नहीं दिया, चैन से मरने तो दो। माफ़ कर दो भैया, मैं भटक गया था। मैंने भी सिर्फ उसे ही प्यार किया था, और ये सब बस क्रोध में ही। अभाव ने क्रोध और नशे की ओर ढकेल दिया। बहुत कमज़ोर निकला मैं। मेरा क्रोध मेरा ही सर्वनाश कर देगा नहीं मालूम था। कहते हुए उसने अपना सिर दीवार पर जोर जोर से पटकना शुरू कर दिया। जब तक सुंदर पकड़ता वो काफ़ी पटक चुका था। उसने सुंदर को धकेल दिया और सर पटकता ही गया। जब सुंदर संभाल नहीं पाया तो वो डॉक्टर को बुलाने गया दौड़कर। सुंदर अकेला करता भी क्या। डॉक्टर के आते आते रविशंकर मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़ा। उसका रक्त अविरल बहता जा रहा था। डॉक्टर ने चेक किया, कोशिश कर होश में लाया, पर थोड़ी देर के लिए आंखें खोलकर हाथों को जोड़ने की मुद्रा में उठाया रविशंकर ने, लेकिन तुरंत ही प्राण पखेरु उड़ गए। उधर कालिंदी भी निष्प्राण हो चुकी थी। दोस्तों, कहानी के बारे में अपने विचार कमेंट्स में बताएं। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक अच्छी सी कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।